जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर वर्दी आपका जुनून है तो ये 50 क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ने चाहिए। ये 50 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पिछले 15-20 सालों से सबके फेवरेट हैं और हर बार एग्जाम में इनसे 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 50 क्वेश्चनों को आप शुरू से अंत तक देखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों को, सारे 50 क्वेश्चनों को हम बहुत ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन जो हैं भारत संपूर्ण जीके से सेलेक्ट किए गए हैं जो हर बार एग्जाम में देखे जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इन 50 क्वेश्चनों को यहाँ पे अच्छे से समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम क्या बता रहा है। शक संवत कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो शक संवत कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है चैत्र महीना। ठीक है, चैत्र महीना। तो चैत्र महीना तो कौन सा है, कौन से महीने को कहा जाता है? तो यहां देखेंगे मार्च का जो लास्ट वीक होता है, यानी कि 20 तारीख के बाद, 21-22 तारीख के बाद, और फिर अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है 20-25 तक, ये चैत्र महीना इसे कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। चार मीनार कहां पर स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जामों में देखा गया है। तो चार मीनार कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे ऑप्शन बी, हैदराबाद। इसका राइट आंसर है। क्या होगा? हैदराबाद इसका राइट आंसर है। अगर हम चार मीनार की बात करें, ये कब बना था, इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1591 में। कब हुआ था? 1591 में। तो हैदराबाद के जो सुल्तान थे उनका नाम क्या था? कुली कुतुब मोहम्मद कुली मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्या था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद में चार मीनार की का निर्माण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। 3 नंबर क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में देखा गया है, तो इसकी डेट आप लोग याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैनिक भोगी। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दैनिक भोगी। इसका राइट आंसर है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गिरनार पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन ए, गुजरात के पास जूनागढ़। गुजरात में जूनागढ़ के पास जो है गिरनार पहाड़ी है, गुजरात की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 3100 फुट ऊंची है। पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वतमाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1993 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए 1993 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है?
अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो ये होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल में अल्पना प्रमुख लोक कला शैली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, मतलब सिखों के पहले गुरु, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। तो गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1469 ईस्वी में, 1469 में, 1469 ईस्वी में पंजाब पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, के तलवंडी तलवंडी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्यागराज कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो त्यागराज कौन थे? तो यहां देखेंगे आप लोग, तो त्यागराज क्या थे? वो थे एक संगीतज्ञ। क्या थे? संगीतकार थे, संगीतज्ञ थे त्यागराज, जिनका संबंध किससे था? संगीत से था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें, क्वेश्चन अगर आ जाए कि त्यागराज का संबंध किस राज्य से है, भारत के किस राज्य से है, तो आप लोग देखेंगे इसका संबंध किससे था? कहाँ से था? तमिलनाडु से। बिल्कुल बच्चे इसको नोट करेंगे। कहाँ से था बच्चों? तमिलनाडु से था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चैतन्य। क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बिल्कुल टिक करेंगे हम लोग, चैतन्य इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया हो, वो चाहे एसएससी का हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का हो। तो भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? तो इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर हम डेट की बात करें तो ये कब की थी? 20 अगस्त 20 अगस्त 1828। नोट करेंगे इसको बच्चे। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और भारत में पुनर्जागरण का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। मैं दोस्तों आपको बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही डीपली और बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ा रहा हूं। आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं छूटेगा। अगर मैं कोई आंसर बता रहा हूं तो उसके 2 पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे उलट पुलट के पूछे तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, उसका आंसर आप लगा देंगे। तो इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैं जो भी बता रहा हूं, इनको आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करते रहें, ताकि आपको आगे एग्जाम में बहुत आसानी हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो संत कबीर का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कभी कभी काशी लिख के आ जाता है, तो उत्तर प्रदेश में काशी एक जगह है, एक धाम है, काशी विश्वनाथ जिसे कहा जाता है, मंदिर है वहाँ पे। तो कई बार काशी भी लिख के आ जाता है, तो वाराणसी में काशी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के
24वें तीर्थकर जिन्हें कहा गया है और अंतिम तीर्थकर कहा गया है। तो महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो किस घराने में हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो हुआ था क्षत्रिय घराने में। कौन से घराने में हुआ था? तो वो हुआ था क्षत्रिय घराने में। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इनका जन्म किस में हुआ था? क्षत्रिय घराने में हुआ था। अगर हम बात करें महावीर स्वामी के जन्म की, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थकर थे। 24वें कौन से थे? 24वें तीर्थकर थे। अगर हम बात करें 23वें, तो 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। बिल्कुल नोट करेंगे बच्चे इसे। कौन थे? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? महावीर स्वामी। वही जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर बने थे। तो वो कौन थे? महावीर स्वामी। तो याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। बिल्कुल याद करेंगे कौन थे? पार्श्वनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलेंगे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे शाक्य वंश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है शाक्य वंश। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे शाक्य वंश से संबंधित थे। अगर हम बात करें बुद्ध के जन्म की, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूं ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। तो एक क्वेश्चन में मेरे 4 आंसर बन रहे हैं दोस्तों। 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको मैं बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से पढ़ाऊंगा। जीएस में आप बिल्कुल भी ना घबराइए। मैं आपकी पूरी जीएस आपकी एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाऊंगा और रिवाइज भी करवा दूंगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। चलिए दोस्तों, फिर क्या कह रहा था मैं? बुद्ध किस वंश से थे? तो वो शाक्य वंश से थे। और अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के जन्म की, तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बिल्कुल नोट करेंगे, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये शाक्य कुल से थे। और ये इनका जन्म कब कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक एक गांव जो कि अब नेपाल में है। लुम्बिनी नामक एक गांव था। तो इनका जन्म वहां पे हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? यानी कि उनका बचपन का नाम क्या था जब उनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था? तो उनका नाम क्या था? तो इसका नाम यहाँ पे देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्धमान। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए पे हम जाएंगे, वर्धमान इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कौन कौन से हैं? मैत्रेयी, चोखा मेला, त्यागराज और व्यास। तो इसमें से कौन से संत जो थे वो महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट हम सब देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा चोखा मेला। ऑप्शन बी पे हम लोग जाएंगे। चोखा मेला इसका राइट आंसर है। ये 14वीं शताब्दी में, यानी कि 14वीं शताब्दी में ये जो है महाराष्ट्र के संत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के अलवार थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो क्या थे? तो यहां उसका ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर पे हम लोग जाएंगे, संत थे। क्या थे वो? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वो क्या थे? वो संत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर जाएंगे। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। बिल्कुल यहाँ पे नोट डाउन करेंगे आप लोग। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो है जन्म पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब कहाँ पे है? तो वो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। पटना साहिब पटना डिस्ट्रिक्ट में
पटना जबकि बिहार की राजधानी है। तो सिखों के 10वें गुरु, तो दोस्तों ये 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1666, याद रखेंगे आप लोग, 1666 में इनका जन्म हुआ था। 1666 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना साहिब में। ठीक है, तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो सिखों के गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। ऑप्शन बी की ओर हम लोग जाएंगे। तो जहांगीर इसका राइट आंसर है। जहांगीर इसका राइट आंसर है। तो गुरु अर्जुन देव जी जो थे वो सिखों के कौन से गुरु थे? तो वो 5वें गुरु थे। कौन से थे? 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? तो वो थे 5वें गुरु थे। तो जो है सिखों के 5वें गुरु थे। और इनकी मृत्यु जो है किस कारण से हुई थी? तो जहांगीर ने इनको इस्लाम कबूल इनको करवा रहा था। तो क्या हुआ? तो इन्होंने जो है इस्लाम कबूल नहीं किया, इसी वजह से जहांगीर ने इनको मार दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे। खालसा की स्थापना किसने की? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो खालसा की स्थापना किसने की दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। अगर हम बात करें कब की, तो ये की 1699 में इसकी स्थापना की। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा की स्थापना की। बिल्कुल याद रखेंगे इसको अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे महाराष्ट्र। ऑप्शन ए, महाराष्ट्र की ओर जाएंगे हम लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? क्या क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। तो बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर आप लोग देखेंगे, बिल्कुल भटकेंगे नहीं। तो सुप्रसिद्ध चित्र बन्नी ठन्नी किस शैली पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे किशनगढ़ शैली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किशनगढ़ शैली इसका राइट आंसर है। क्या होगा? किशनगढ़ शैली इसका राइट आंसर है। तो जो चित्र ये थी बन्नी ठन्नी, तो इसको हम देखेंगे, इसको बनाया किसने था? कहने का मतलब इसकी रचना इसकी किसने की थी? तो निहाल चंद। किसने की थी? निहाल चंद ने। बिल्कुल नोट करेंगे, निहाल चंद ने। और हाँ, एक चीज और नोट करेंगे, भारत एवं राजस्थान का मोनालिसा भी बन्नी ठन्नी को कहा जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे, बन्नी ठन्नी जो चित्र है इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। इसको नोट करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। 23 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में देखा गया है। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेमिनी राय। किसने किया था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या होगा? जेमिनी राय ने औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? काफी अच्छा है। तो इसकी चित्रकारी किसने की थी? काला चांद नामक चित्र की। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सतीश गुजराल। क्या होगा? ऑप्शन सी, सतीश गुजराल इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में 2 बार लिख चुका है, इसके लिए सॉरी। सतीश गुजराल 2 बार लिख चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको राइट आंसर इसका जानना है, सही जवाब जानना है। तो बस सही जवाब पे आप लोग ध्यान दीजिए।
तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सतीश गुजराल। ठीक है, सतीश गुजराल, इसका राइट आंसर क्या होगा, सतीश गुजराल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलेंगे। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी बिहार। बिहार में जहां जहां मैथिली मैथिली भाषाएं बोली जाती हैं, मैथिली पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, वहाँ पे मधुबनी लोक कला बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार देखा गया है ये क्वेश्चन। तो मोनालिसा क्या है दोस्तों, मोनालिसा क्या है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे आप लोग। तो मोनालिसा एक चित्र है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मोनालिसा एक चित्र है दोस्तों, क्या है, एक चित्र है। अगर हम इसके चित्रांकन की बात करें कि इसकी चित्रकारी किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों, इसको भी नोट करेंगे आप लोग, कई बार पूछ लेता है कि इनकी चित्रकारी का नाम क्या है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो मोनालिसा जो चित्र है, इसकी चित्रकारी जो है, इसका चित्रांकन जो है वो किसने किया था, तो इसका चित्रांकन किया था लियोनार्दो दा विंची। किसने किया था दोस्तों, लियोनार्दो लियोनार्दो दा विंची। किसने किया था, लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा चित्र का चित्रांकन किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बौद्ध, क्या होगा, बौद्ध धर्म को, ऑप्शन डी की ओर जाएंगे हम लोग। तो किसका किया संरक्षण, तो बौद्ध धर्म का किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलेंगे। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य दोस्तों कौन है, तो वो है ऑप्शन ए महाभारत। बिल्कुल ऑप्शन ए की ओर जाएंगे हम लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वो है महाभारत। ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। संस्कृत, किस भाषा में, संस्कृत। अगर हम इसके इसके काव्य की रचना की बात करें तो किसने किया था, वेद वेद व्यास जी ने इसकी रचना संस्कृत भाषा में की थी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। बिल्कुल नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। तो भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, तो कौन सा है वो राज्य, वो है मिजोरम, भारत का मिजोरम राष्ट्र, ऑप्शन बी मिजोरम की ओर जाएंगे। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि मिजोरम, यहां देख लेते हैं हम लोग कि मिजोरम का कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ मिजोरम। तो यहाँ देख लेते हैं मिजोरम की अगर राजधानी भी आपसे अगर पूछ ले, तो मैं इसका भी आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पश्चिम के जितने भी राज्य पूछे जाते हैं बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मिजोरम जो है दोस्तों, मिजोरम की का कैपिटल कौन सा है, यानी कि मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है, तो बिल्कुल नोट करेंगे आइजोल। क्या है दोस्तों, आइजोल, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस लोक नृत्य है ये। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, कई बार एग्जाम में देखा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाओं में तो अक्सर इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे क्या होगा, तो ये है ब्रजभूमि का, कहाँ का है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो वो है चरकुला। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तोताए हिंद के उपनाम से जाना जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तोताए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो पे हम लोग जाएंगे। अमीर खुसरो को जो है तोताए हिंद की नाम से जाना जाता है, किसे जानता है, अमीर खुसरो को। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
कहने का मतलब गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, यानी कि बचपन का क्या नाम था उनके, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे क्या था। तो ऑप्शन बी सिद्धार्थ, क्या था, ऑप्शन बी सिद्धार्थ इनका वास्तविक नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलेंगे। 33 नंबर, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, अपने दिमाग में डाल लेंगे। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, न नरेंद्र नाथ दत्त, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नरेंद्र नाथ दत्त इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलेंगे, 34 नंबर की ओर। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, इसका राइट आंसर है। क्या होगा, निजामुद्दीन औलिया इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग चलेंगे। दुख में सब सुमरिन करे, सुख में करे न कोय, ये पंक्ति किसने कही थी। फिर से एक बार इसको आप लोग देखेंगे। दुख में सब सुमरिन करे, सुख में करे न कोय, ये पंक्ति किसकी कही गई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कबीर दास। क्या होगा दोस्तों, कबीर दास। तो इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, इस पंक्ति का मतलब क्या है, दुख में सब सुमरिन करे, सुख में करे ना कोई। तो कहने का मतलब कबीर जी कह रहे हैं सरल भाषा में कि दुख में हर इंसान जो है भगवान को याद करता है, और जब उसे सुख मिल जाता है तो फिर वो भगवान को नहीं याद करता है, यानी कि भगवान को भूल जाता है। तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इंसान सुख में भी भगवान को याद करे, यदि व्यक्ति सुख में भी भगवान को याद करे तो दुख क्यों आए। और सही बात है कहने की, अगर आप सुख में भी भगवान को याद करेंगे तो उनकी कृपा बनी रहेगी, तो फिर सुख में भी अगर आप भगवान को याद कर रहे हैं तो दुख आएगा ही क्यों। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है कबीरदास जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलेंगे। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात यानी कि सुप्रसिद्ध हैं, किस क्षेत्र में जो है ये प्रसिद्ध हैं बिरजू महाराज। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा कथक, बिल्कुल कि क्या होगा, कथक नृत्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कथक नृत्य। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि बिरजू महाराज का संबंध उत्तर प्रदेश के किस राज्य से है, और सॉरी उत्तर प्रदेश की किस जिले से है, किस जनपद से है, तो इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों, तो लखनऊ से है। बिल्कुल याद करेंगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इनका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलेंगे। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे कथकली इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी कथकली इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें कथकली कहाँ का नृत्य है, कथकली कहाँ का, किस राज्य का नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे कहाँ का है, तो केरल, बिल्कुल याद करेंगे कथकली कहाँ का है, तो वो केरल राज्य का है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है, हमको यहां देखना है कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। उड़ीसी बिल्कुल उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो अब यहां देखेंगे गरबा, गरबा जो कि शास्त्रीय नृत्य नहीं है दोस्तों, वो क्या है, वो एक लोक नृत्य है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी गरबा जो है वो क्या है दोस्तों, गुजरात का लोक लोक नृत्य है दोस्तों। क्या है, गरबा एक लोक नृत्य है गुजरात का, जो कि नवरात्र में खेला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, कहाँ का है, गरबा लोक नृत्य है गुजरात का। तो ये एक लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य है। तो बिल्कुल इसको नोट डाउन करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी की ओर देख रहे हैं आप लोग, कथक लिखा हुआ है, तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी से पता चल रहा है उड़ीसा, मणिपुर से पता चल रहा है मणिपुर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गरबा जो है वो क्या था? लोक नृत्य है, ना कि शास्त्रीय नृत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? अच्छन महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छन महाराज का संबंध कहाँ से है? तो वो नृत्य से है। ऑप्शन है नृत्य। अगर नृत्य की बात करें तो वो नृत्य कौन सा है? तो वो है कथक। बिल्कुल, कौन सा है? कथक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? कथक। अगर हम बात करें अच्छन महाराज का संबंध कहाँ से है, किस जगह से है, तो वो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश की जितने भी लोग परीक्षाएं देख रहे हों तो उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल, अच्छन महाराज और बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ से है और दोनों का संबंध कथक के महाज्ञाता हैं ये लोग। तो इसको बिल्कुल आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नृत्य से, जो कि कथक नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलेंगे हम लोग। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में देखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे, ओणम जो है वो कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो वो है केरल का। ऑप्शन बी की ओर हम लोग जाएंगे, केरल इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 नंबर क्या कहता है? पोंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम देखा गया है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग देखेंगे, पोंगल जो कि कहाँ का प्रमुख त्योहार है? तो वो है दोस्तों तमिलनाडु राज्य का, भारत के तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो भारत के तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है? पोंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलेंगे। बैसाखी की बैसाखी किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बैसाखी कहाँ का है? तो बैसाखी जो है पंजाब का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पंजाब का। अगर बैसाखी की बात करें तो बैसाखी का त्यौहार जो है पंजाब में कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है हमेशा हर साल 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को, याद रखिएगा 13 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, वो कौन सा वर्ष था? तो यहां जानेंगे। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव मनाया गया था। तो संत कबीर के त्योहार में मगहर महोत्सव किस लिए मनाया गया था दोस्तों? तो कबीर का जो मृत्यु हुई थी, संत कबीर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? मगहर नामक स्थान पर हुई थी। तो इसीलिए वहां पे मगहर महोत्सव मनाया जाता है। तो ये त्योहार जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, तो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1987, 1987। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1987 से शुरू किया गया था। बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर मारिए दोस्तों, ठीक है। मैं ऐसे ही हर दिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके एग्जाम से पहले मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा डालूंगा कि आप बिल्कुल भी एग्जाम में आप घबराएंगे नहीं और अच्छे से अपना पेपर आप करके आएंगे। तो वर्दी आपसे बिल्कुल दूर नहीं है दोस्तों। सरोज सिलेक्शन पॉइंट आपका सिलेक्शन 100% करा के रहेगा। बस ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और दिल लगा के मेहनत करते रहिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? 44वां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44, हिंदू मुस्लिम एकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में तो 100% अगर उत्सव से क्वेश्चन पूछ रहा है तो सुलह कुल उत्सव सबसे नंबर 1 पे आता है। आने की संभावना सबसे पहले इसी की होती है। तो सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये किस जनपद में उत्तर प्रदेश के आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आगरा पे जाएंगे। बिल्कुल याद रखेंगे, सुलेकुल आगरा। आगरा ताजमहल, तो ताजमहल सुलेकुल भी वहीं पे ही है, आगरा में, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ताजमहल से याद रखेंगे सुलेकुल ताजमहल, ठीक है। तो उसी तरह याद रखेंगे। तो ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। तो सुलेकुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आगरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में देखा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर, ऑप्शन डी अजमेर इसका राइट आंसर है। अजमेर इसका राइट आंसर है। क्या है दोस्तों? अजमेर में। ठीक है, अगर हम इसकी निर्माण की बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कब हुआ था? वो हुआ था 1192 में। 1192 में किसने करवाया था? ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का नींव भी इसने 1192 में रखी थी। ठीक है, जिसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहां पर स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में ब्रह्मा भगवान का खाली एक ही मंदिर है, केवल एक ही मंदिर है, वो मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो कहां पर है? वो है ऑप्शन ए पुष्कर। कहां पे है? पुष्कर। पुष्कर कहां पे है? राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ब्रह्मा भगवान का केवल एक ही मंदिर भारत में है, वो कहां पे है? तो वो है पुष्कर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहां पर स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैंडी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैंडी कैसी जगह पे है, कैंडी कहाँ है? ये तो नाम हमने सुना नहीं, कई बच्चों ने सुना भी होगा। तो कैंडी जो है दोस्तों वो श्रीलंका में है। कहाँ पे है? श्रीलंका में। श्रीलंका में बहुत पहले ये श्रीलंका की राजधानी हुआ करती थी। तो ये कहाँ पे है? श्रीलंका में है कैंडी। तो वहीं पे क्या है? विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर वहीं स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर की ओर चलेंगे। सास बहु मंदिर कहां पर स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सास बहु मंदिर कहां पर है? जी हाँ, बिल्कुल, कई लोग सोच रहे होंगे ये कैसा मंदिर है, कई लोगों को हंसी आ रही होगी पर जी हाँ, ये मंदिर है बिल्कुल, और एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल इसको याद करेंगे। सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। कहाँ पे है? ऑप्शन डी की ओर जाएंगे हम लोग, उदयपुर। उदयपुर आप लोगों को पता ही होगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलोरा के कैलाश मंदिर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण में किस वंश शासक ने पत्थरों की कटाई करवाकर बनवाया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे कौन सा वंश था वो? राष्ट्रकूट वंश था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो जो राष्ट्रकूट शासक के प्रथम शासक थे, कौन था? कृष्ण प्रथम, इनका नाम था कृष्ण प्रथम, याद रखेंगे इसको। कृष्ण प्रथम ने इसकी शुरुआत की थी। अगर हम बात करें एलोरा के कैलाश मंदिर, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे इसको। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलेंगे। हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे ऑप्शन बी जैन धर्म। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जैन धर्म। कई लोगों को नाम सुन के ऐसा लगता होगा ये बाहर का नाम है, कहीं इंडिया का तो लग नहीं रहा, माउंट आबू। तो बिल्कुल जी हाँ, माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू है राजस्थान में। राजस्थान के सिरोही, क्या? राजस्थान के सिरोही नामक जिले में, सिरोही जिले में ये मंदिर है।
ठीक है, बिल्कुल याद रखें। कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू एक जगह का नाम है जहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर समर्पित है। बिल्कुल, तो कहाँ किसके लिए समर्पित है? तो जैन मंदिर के लिए, ठीक है, जैन तीर्थकर के लिए या जैन मंदिर के लिए स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान के सिरोही जिले में, याद रखेंगे इसको। तो ये थे दोस्तों हमारे भारत जीके से मोस्ट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा बार आने वाले ये 50 क्वेश्चन। तो इनको आप अच्छे से रट लेंगे। ना समझ आए तो शुरू से अंत तक दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। ऐसे ही हमें हमें सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हम ऐसे ही आपकी एग्जाम की तैयारी कराते रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज डेली आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।